सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। शीघ्र ही हमारे बीच आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एवं आदरणीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी का आगमन होने वाला है। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि सभी अपने फोन साइलेंट पे कर लीजिए। ठीक है।
भाषण को विराम देते हैं 2 मिनट का। थोड़ा सा यू नीड टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट कि भारत के इतिहास में इस तरह से ये तो मैम ये आपका मैम मैं मिस हो गया तो हमने वो कहाँ बैठे हैं ना मैडम? अरे एक बात बताओ what name वही तो बोल रहा हूँ क्या क्या अच्छा बात करो कुछ बोलना भी है क्या? मेरे बात कर मैं क्योंकि वो कोई अच्छा बोलना हो तो हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा भी। अब हम अब इस वाली चीज़ को नहीं कर सकते हैं। चंद्रयान कौन सा है यार? आगे से? हेलो। जी सर। जिसका पूरा भारत हिंदुस्तान 14 जुलाई से जुलाई को हमें मतलब ये डेट बताना जरूरी है हाँ डेट हम सबको मंत्री जी 20 से इंतजार था। इंतजार था नहीं इंतजार है हाँ इसरो के द्वारा और उधर वाला चंद्रयान आप साइन कर देना मैम, आप ऐसे कर दीजिएगा। नहीं नहीं बीच में रुको, कार्टून रोकना है जो आप बता रहे हैं। आगे मंत्री जी आगे। और अब हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय पधार चुके हैं।
आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन श्री के संजय मूर्ति जी, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी श्री संजय कुमार जी, सचिव कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय श्री अतुल कुमार तिवारी जी, चेयरमैन NCVET डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन श्री प्रवीण परदेसी जी, मेंबर HR कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन डॉक्टर बालू सुब्रमण्यम जी, सचिव CBC श्री श्यामा प्रसाद रॉय जी एवं सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी का मैं हर्षवर्धन शर्मा, असिस्टेंट डायरेक्टर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान एवं इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल एवं डायरेक्टर्स के लिए तैयार किए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल का लॉन्च करना है। अब मैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह माननीय मंत्री जी और मंचासीन गणमान्यों का मोमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं श्रुति पांडे, डेप्यूटी डायरेक्टर MSDE से आग्रह करता हूं कि वह सचिव MSDE का मोमेंटो देकर स्वागत करें। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी एवं मंचासीन सभी गणमान्यों से आग्रह करता हूं कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं
सम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यम्। अब मैं सर्वप्रथम कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सचिव श्री श्यामा प्रसाद रॉय जी से संबोधन का अनुरोध करता हूं। Good evening, everyone. It gives me an immense pleasure to be here this evening amongst this august presence. And this event today is part of the successful mission that we are on in launching the Mission Karmayogi activities. CBC, as part of the Mission Karmayogi, has been successfully launching and facilitating annual capacity building plans for different ministries and departments. The program was initiated with the first draft being launched by the Cabinet Secretariat on the 1st of December 2022. And last week we launched 7 SCBPs, the annual capacity building plans, for the scientific ministries at the hands of Honorable MSDE Dr. Jitendra Singh. Today, as we are launching the annual capacity building plans of Ministry of Skill Development, Department of School Education, Literacy, and Department of Higher Education, as well as the induction module for the MSD for the Ministry of Skill Development and a training module for the directors of Department of Higher Education. It is imperative that we also let you know that Capacity Building Commission has been partially executing and parallelly executing training and capacity building exercises in this ministry, particularly the Ministry of Skill Development, such as one of the activities was whole of government design workshop through Harvard Design Labs, Dakshata programs, which many of you may have attended on IGOT and ISTM, stress management, mediation and breath workshop with the art of living, and residential training program on leadership skills at ISB. The annual capacity building plans, which we are launching here today, are a comprehensive and strategic document which lays down a year-wise capacity building initiatives. Now, the Commission has also developed a Know Your Ministry module for the Ministry of Skill Development for the benefit of the new inductees, and hope that this you find useful for all the new people who join this ministry. This will be launched at the hands of the Honorable Minister today. We are also in the process of developing similar module for the Department of School Education and Higher Education. I thank you all for participating in today's event, and more importantly, for working and collaborating tirelessly throughout this exercise and bringing to fruitful this event. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सीबीसी के मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन श्री प्रवीण परदेसी जी से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान पर अपनी प्रेजेंटेशन देने का अनुरोध करता हूं। माननीय स्किल डेवलपमेंट और शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, उपस्थित सब मान्यवर, आज हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हम लोग उठा रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान आप लोगों के सहयोग के साथ जो पूरा किया है। नेक्स्ट, जस्ट कीप मूविंग ऑन सर। ये पूरा के पूरा जो प्लान हम लोगों का है वो दो तरफ से इसका डीलिंग है। एक तरफ से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सबल करना है, तो दूसरी तरीके से आईगॉट
जहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलते हैं उसको पूरा करना है। और जो मिनिस्ट्रीज़ है उनमें जो जिस प्रकार की क्षमता की आवश्यकता है उसको कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के मार्फत से उसको डेवलप करना है। तो ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम है। नेक्स्ट। तो सर आपके मंत्री में सबसे मंत्रालय में हमने ये इशू देखा कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है टू डेवलप द स्किल डिविडेंड्स ऑफ द यूथफुल पॉपुलेशन। तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल मैन पावर। तो ये उद्देश्य जो है, तो ये उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जो आप लोगों के वेरियस स्किल काउंसिल्स हैं और जो आपके वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको कौन सी क्षमता की आवश्यकता है और इस क्षमता किस तरीके से दे सकते हैं, ये प्लान का मकसद है। नेक्स्ट। तो सर ये वाला प्लान का ब्रीफ में है कि हमने कैलेंडर बनाया और इस कैलेंडर में हर एक विभाग में जो डोमेन की, मतलब उस सब्जेक्ट मैटर की जो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमने देखा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग में परचेस मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स, रिपेयर एंड ऑफिस मीटिंग्स, तो ये प्रकार के जो चीज़ें ईयर 1 में हम लोग डोमेन में दे सकते हैं। तो फंक्शनल में जो सरकार के रेगुलर प्रोसेसेस है, जैसे PFMS है या बजट हेड्स और उसका अकाउंटिंग है, तो इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमने पहले वर्ष के अंदर ओरिएंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके लिए दिया। और सर इसमें प्रोक्योरमेंट बहुत होता है, तो जेम की माहिती होनी चाहिए सबको, तो जेम के बारे में ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि जेम यूज़ कर सके। नेक्स्ट। तो ये बाकी पे डिपार्टमेंट्स के इसके डिटेल में जाता नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट। तो सर ये इस जो हमने कॉमन डोमेन नॉलेज की आवश्यकता निकाली, उसके अंदर क्यूरिकुलम डेवलपमेंट है, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, मार्केट रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस है, और ई ऑफिस और ई संपदा, ये जो सरकार के बेसिक टूल्स है उसकी भी जानकारी की एसओ और उस लेवल पर आवश्यकता जानी गई। नेक्स्ट। ये फंक्शनल के बारे में है सर। तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग के बारे में हमने ऐसा किया कि ऑलरेडी आपके पूरे मंत्रालय में ये प्रशिक्षण किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हुई है सर। तो बाकी सभी विभाग से तुलने में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में ये सभी इश्यूज़ पर आपके सब के सब जो एसओज और एएसओज है उनकी ट्रेनिंग भी हुई और सर्टिफिकेशन भी हो गया, उन्होंने एग्ज़ाम्स पास किया है। नेक्स्ट। तो सर इसमें आंकड़ा अगर देख सकते हैं लास्ट में कि स्किल डेवलपमेंट में बाकी जो मंत्रालय है जिन्होंने शुरू किया उनमें सबसे ज़्यादा इस पर प्लान हुआ है। नेक्स्ट। सर हमने होल ऑफ गवर्नमेंट, जो अभी बता रहे थे, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ डिज़ाइन वर्कशॉप भी की ताकि आपके उद्देश्य कैसे हो सकते हैं। इसमें कलसी साहब भी थे। नेक्स्ट। सर ये एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम था जो आपके विभाग के सभी स्किल काउंसिल्स के अधिकारी और लीडर्स ने अटेंड किया। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में मोहाली में भी किया और बेंगलोर में भी किया। तो इसका फ़ायदा बहुत हुआ सर। हमने इसका असेसमेंट भी किया। नेक्स्ट। तो इसके असेसमेंट में जो अधिकारी ने बताया कि 4.5 4.8 से ज़्यादा कंटेंट के बारे में, स्टोरी टेलिंग और जो सरकार की माहिती है, ये सब में इनके फीडबैक हमको मिले। नेक्स्ट। सर ये दक्षता प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया कि ये दक्षता प्रोग्राम में हमने बेसिक सरकार चलाने की माहिती, तो सर बाकी जो विभाग है वहाँ पर प्लान अभी बन रहा है, परंतु आपके विभाग का ये खासियत है कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया 80% से ज़्यादा, मतलब प्लान बनते बनते के साथ ही उसमें जो हमने सूचना किए थे उसके अनुसार बन गया सर। तो हम सचिव महोदय तिवारी जी को और आपके पूरा कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट है, हिना उस्मान जी और ये हर्षवर्धन, इनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं क्योंकि ये एक पायनियर है। इसी का उदाहरण हम बाकी मंत्रालयों को देते हैं। नेक्स्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं सर कि पूरा प्रोग्राम MSDE ने पूरा किया और इसका सर एनालिसिस भी किया हमने। सिर्फ ये ट्रेनिंग दे के इस पर रुके नहीं हम। नेक्स्ट। तो इसका सर असेसमेंट हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया। इसको ऐसा असेसमेंट किया कि जो एसओस ट्रेन होके आए उनके सुपरवाइजर जो है अंडर सेक्रेटरी, उनको पूछा कि ये सही में सीखने के लिए इनकी स्किल सेट में सुधार हुई है क्या। तो ये जो ग्रीन एरो दिखता है तो उसमें इनके उत्तर एनालिसिस किए कि एक्सलेंट बढ़ा है या नॉलेज ऑफ डिसीजन मेकिंग भी सुधरा है, डाटा एनालिटिक्स भी सुधरा है। नेक्स्ट।
तो सर यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आज आपके हाथ से एक बहुत महत्वपूर्ण हम स्टेप ले रहे हैं, वो उसमें भी सर आपका ये मंत्रालय पहला है। हर एक मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से हमको सूचना आई थी कि नो योर मिनिस्ट्री, ये इसका एक मॉड्यूल होना चाहिए, क्योंकि नए नए अधिकारी हर एक मंत्रालय में आते हैं और फिर नया सीखते हैं, और 2 साल में जब सीखते हैं जब तक बदली भी हो जाती है। तो जिस दिन आए उस दिन इंडक्शन होना चाहिए, वो मंत्रालय क्या कर रहा है, कौन से प्रोग्राम से और कौन से लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो सर ये कार्यक्रम पूरा हुआ आपके मंत्रालय के सहयोग से, और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। आज आपके हाथ से हम इसको iGOT पर अपलोड करेंगे। इसका उद्देश्य ऐसा रहेगा कि कोई भी नया अधिकारी आया तो ये 1.5 या 2 घंटे का प्लान ये फुल्ली ऑडियो विजुअल ऑनलाइन ले लेंगे, ताकि स्किल मंत्रालय क्या काम करता है, उसके एक्ट्स क्या है, वो 2 घंटे में जान जाएंगे, फिर उनको पूछना नहीं पड़ेगा और उसी के अनुसार वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ सर मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने समाप्त करता हूँ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सीबीसी के मेंबर एचआर श्री बालासुब्रमण्यम सर से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। थैंक यू। Honorable Ministers on the dais, all the secretaries and officers here, both the school, higher education as well as school education. Next slide. The procedure was this. We started off with a very consultative way. This is actually the product that came from a co-generative approach. Along with the ministry, the capacity building commission's team, a consultant as well as our person in charge of that, started off with the orientation. We first got the CBU established. The CBU is the custodian for every ministry. Every single layer of officers were met. Focus group discussions were done. A Google form was shared. And personally, everybody assessed their own competence levels. This year, it has been a self-assessment. Uske baad we had, once the assessment forms were analyzed, the senior officers of the concerned divisions were actually validated all the data that has come out. And after the validation, the draft capacity building plan was shared with the ministry, and once the ministry cleared it and they said this is in alignment with what they actually feel as a need of the ministry, we then decided to finalize the whole capacity building plan. So both the school education as well as higher education, the plans that we are releasing today are the finalized plans, including the training calendar, which is divided based on a quarterly basis. And we're hoping that within the next 2 or 3 quarters, the entire capacity needs of both the ministries will be met completely. Next slide. School education, I'll just quickly review. These are general aggregated thing of the entire competencies that came up. It's more or less, it's an alignment with the rest of the government of India, the way the competency needs, behavioral and functional are coming up. So it seems to be aligned with what the rest of the needs are. We also separated out for these 2 ministries technology competencies, because the Honorable Prime Minister keeps asking about everybody being in alignment with the technological demands of the current governance needs, and therefore we start to separate out to understand what is the expressed need of the ministry and the officials concerned. What we notice is both higher education and school education, all officials concerned have highlighted that they need to understand NEP better. So I think that's something which we all have to pay attention to, and we have sort of recommended that there are either fortnightly or monthly activities called learning hours, in which senior officers of the government can actually help the others understand what are the different programs, the flagship programs, especially NEP for both these ministries, from the context of school education and the context of higher education. Next slide. Can you move it faster? Yeah. So these are key competencies that we have put together, and so this is division-wise. The advantage of this is we have individual competencies listed, we have division-wise competencies listed, we also have the entire ministry. And we'll be giving, after Karmayogi Bharat is fully functional, the secretaries will have access to a dashboard where they can actually see every single officer who's acquiring these competencies also. So they'll get updated on a regular basis on what are the levels in which each person is actually moving towards and what kind of competencies they're acquiring. So whether it's the JS concern of the division or it's the secretary concern, they can actually see the movement forward on the delta and monitor, measure, and I would also say gently nudge their officers to complete it on time. Otherwise, this whole action plan that we are providing, once we deliver the report today, it belongs to the ministry, it belongs to the capacity building unit. You own the whole thing. And if you make up your minds to implement it, it will get done. We can only facilitate, support, and sort of be with you as a knowledge partner in whatever you need from us. Next slide. So this is again
there are two kinds of capacities that we notice. One is can we intervene by training, और दूसरा चीज़ है non-training interventions जो कर सकते हैं ministry के अंदर. And training interventions, what are the immediate quick wins, which can be done right away, and all this is available in iGOT. So whether it is Microsoft Office or whether it is Right to Information or the GFR, everything is available in iGOT today. So if all the officers here decide to get all their divisions to complete this quickly, that will be a great help. School education, we have started developing the Know Your Ministry module. Soon we should also have that ready. And Know Your Ministry is also something which, a product which is completely approved and owned by the ministry concerned. Only after they say that this is exactly what our new coming inductees must learn, then we develop it, Capacity Building Commission provides the support to develop it as an e-module. Every ministry across Government of India, one of the critical gaps that we are noticing, and it's something which ministries have to address quickly, is the knowledge management systems. Because normally, along with the JS or secretary, the entire knowledge also gets carried away to the next ministry. How do we embed this? How do you make sure it's available within the ministry? Something that we are very carefully trying to support and help, and that's something which we can quickly make sure it happens. Next slide. Higher education, again. Similarly, these are the competencies across the ministry, whether it is behavioral, functional, technology, or domain. Again, like you notice, NEP comes out very strongly. Here again, in higher education, we noticed that something unique that stood out is autonomous bodies. And how do we actually manage the autonomous bodies that are under the higher education ministry? I would also like to point out here in the presence of the Honorable Minister that we also completed this for one attached body, the UGC. So it is possibly under a week or 10 days we'll be ready for release of that also. Next slide. These are division-wise competencies that we are listed. Next slide again. So the key training and non-training interventions, like again, Know Your Ministry, the moment Higher Education Ministry clears the content, we can support you in developing the induction module for this also. The advantage of today's releasing all the three ministries together, I feel, is one of the mandates of the Capacity Building Commission is de-siloization. The typical narrative that everybody hears is within the ministry itself, one division, other division talking and sharing data and information is a little challenging. With that kind of scenario and silos to be broken, getting three ministries to come together like this and release the report. Yesterday, the Capacity Building Commission had three other ministries which have got a lot of overlaps, rural development, land resources, and Panchayat Raj, to come together and have their capacity building plans released. Similarly, today, I think this is a good sign that the government is very serious about de-siloization and trying to learn from each other. There'll be a lot of overlapping areas of training. Now, I think all the three secretaries talk. Immersion activities can be shared, learning hours can be shared, a lot of programs can be done together, which will not only cut down costs, but will also help each officer know the other. And between the ministries, if they get to know, I think the input for the government will be very high. Next slide. So how do we actually, the capacity building unit's role, I would like to spend a couple of minutes on this because many capacity building units think their role ends with developing the capacity building plan. Actually, your real role starts with the capacity building plan. Our role sort of just becomes supportive from now on. So we are actually, we have worked out a document which very clearly discloses how we actually have to go ahead about it. You need to understand what the plan is. Spend some time, please, understanding that. Identify all the quick wins. How do you work together? Look at who are all your training partners. And we have a lot of knowledge partners with the commission. We can help you actually build those collaborative partnerships. And then the most important thing is implementing it. And implementing it is not as a training program. Training program for what? Training program is capacity building for performance. So let's not lose sight of the larger thing. Capacity building plan is only a means. But the end is enhanced performance and good governance. And I'm sure if this is implemented in the right spirit, very soon we'll be able to say that we have already reached that level. And capacity building unit is also mandated to monitor and report back so that we can aggregate all the reports of the different CBUs. And from next year onwards, the Capacity Building Commission's report to the Honorable PM's office will include actually the capacities built or acquired through the different interventions, training and non-training that the departments do. Each CBU will also get a sort of a data capture, a small toolkit, which you can actually make sure that all this data is captured. iGOT also has got a lot of data images. Through that also we'll be aggregating all of this. So from now on, we'll actually have an objective understanding of how many programs are getting conducted and what kind of capacities are getting built. Next slide.
So thank you so much again. Again, I would like to congratulate the initiative of the Honorable Minister for having brought all the three ministries together and therefore begin this process of desilization both in letter and spirit. Thank you. सर, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए मैं बहुत बहुत आभार। अब मैं आईआईटी जम्मू के डायरेक्टर श्री मनोज सिंह गौर जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के डायरेक्टर्स के लिए तैयार किए गए मॉड्यूल का संक्षिप्त में प्रेजेंटेशन दें। So this is a very short presentation. Genesis of this module is how to onboard the professors who are joining heads of institutions, universities, who came with a lot of academic excellence, but all of a sudden they are being given tasks to manage, create, and develop the institution. So what dynamics goes, which is being already given, know your ministry. So how do they know about the institutions and how their role as academic leader to institute leader changes. For that, there was a discussion we done with the ministry, and we created a module with a cohort of institutions because we have accrued a lot of knowledge over the years, how to create institutions, how to develop the institution, and how to grow institution within the framework of NEP 2020. So we try to put up those modules. It's being worked up with a lot of input from multiple institutions. Next, please. So this module is going to work around the institution when any new head of institution joins the system, given a lot of autonomy to govern the institution, to create the institution, develop the infrastructure, and maintain the infrastructure. Because over the years, institutions are changing in their nature. They have to understand how the financial system works within the system. They have to know that how the infrastructure is being created. It's more than writing a research paper and creating pure research. So how do we do with this? So we have created some modules out of it, and different IITs and different institutions will join hand together to share their knowledge as part of this module. So if you look at it, it is institution leadership approach we'll look at overall, because the institution leadership involves nowadays when you are creating an institution, not only looking at the land part, mutation of it, change of land usage, it's a plethora of things and a lot of coordination is required. We have to reach out to different stakeholders while we are doing at a remote place, not in Delhi as such. Then this in institutional context, we have to create a strategy already defined at Institute Development Plan. How do we create our context and create that strategy for short term, long term, and medium term? And the third thing is to nurture the participative leadership in a sense that all the young and old institution stakeholders, be it students, faculty, and the staff, work together to take the institute to the next level. Next, please. So this is a kind of virtual center, I would say, because multiple institutions are involved. We just created the first version of it. It's we are going to evolve it over next few months and few years to create this module, which will measure up for different kind of institutions, because there's a lot of variety of institutions which are going to be onboarded by using these modules. Next, please. So the overall objectives, as I say, I won't repeat, typically engaging, promoting, building the capacity, and creating the policy modules and research, because research and going research for a translational mode, which can be useful for the society, can be very, very useful. And it's a call of the hour. In fact, if we do, because government is funding a lot in research, but that research should not only produce papers, but we should also produce a lot of usable technology, what we call deployable solution or translational way. So if we can do that, then we'll be noticed, it will become impactful and become useful for us as well. And the last is opportunities. While doing this research, what kind of, what we call the contextual awareness come to the institution, the students as well as faculty become very sensitive and empathetic also. Next, please. Yeah. So this is just a walkthrough of various phases of this program. Details are not there. Actually, it's part is being given in a small booklet, which is to be launched. That is foundational leadership, then strategic leadership development. Next.
then team building, stakeholder engagement, and leadership excellence and sustainability. How do you sustain the infrastructure is being created? Because it's again, after all, we are dealing with, we are being given a lot of autonomy. So while using this autonomy, how do we make sure that our decisions are aligned with our development plan? So with this, I think next, it's the last slide probably. Okay. So these are outcomes which are being given in the booklet. So thank you very much. थैंक यू सो मच सर। अब मैं माननीय मंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह MSDE का एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान का लॉन्च करें। अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान का लॉन्च करने का विनम्र आग्रह करता हूं। अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान का लॉन्च करने का विनम्र आग्रह करता हूं। अब मैं माननीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करता हूं कि वह बटन दबाकर इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ करें। The Know Your Ministry module for the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSD, is facilitated by the Capacity Building Commission, CBC. Will orient officials to the vision, mission and organization structure of the ministry. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship aims to skill on a large scale with speed and high standards in order to achieve its vision of a skilled India. MSDE is a central ministry responsible for coordination of all skill development efforts across the country, building the vocational and technical training framework, skill upgradation, building of new skills and innovative thinking for existing jobs and jobs that are to be created, and removal of disconnect between demand and supply of skilled manpower. MSDE along with CBC has come out with a detailed induction training program that provides an overview of their divisions and organizations with added advantages of the learning program being easily accessible, seamless, interactive, and flexible, thus providing an enhanced learning experience. Topic 1 explains the vision and mission of the ministry and details about various organizations and divisions under the ministry. Topic 2 apprises about division and organization specific functions in detail. Topic 3 comprises of assessment to test learners' understanding on the knowledge gained from this program. On successful completion of the induction training, learners will get a certificate of completion. Let's look at some snippets of the course. Welcome to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE, Induction Training. Click Start to begin. Namaste. My name is Bharti. Namaste. My name is Bharat. We shall be taking you through this induction training about Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, MSDE. The program implementation is done by DGT in coordination with NIMI,
State Project Implementation Unit or SPIU, and state directorates, ITIs, and industry clusters. We will discuss these divisions in detail in this topic. Click on the division specific to your role to learn more about it. You can come back to the screen and learn about other divisions as well. Welcome to the Directorate General of Training, DGT. Before we move ahead, answer the question to check your understanding. This program will help employees and stakeholders of MSDE in understanding the structure and functioning of the ministry, thus enabling each of them to be an effective contributor in the value chain. Thank you so much, sir. अब मैं माननीय मंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए तैयार किए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल का लॉन्च करें. थैंक यू सो मच सर. अब मैं माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह अपने आशीर्वचनों से हम सभी को संबोधित करें. अब मैं श्री माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय श्री राजीव चंद्रशेखर जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह अपने बहुमूल्य शब्दों से हमें अनुग्रहित करें. आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे colleagues from the Ministry of Education, Higher Education, Skill Development, and of course colleagues from the Capacity Building Commission, और आप सबको नमस्कार. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा. I will just quickly give you my small perspective and let me congratulate all the three ministries, all the three departments, and our training partner, the Capacity Building Commission, in doing what they have done, which is skilling those who skill, skilling those who deliver education and higher education. That is not an easy job, and I'm glad that the Capacity Building Commission took on that task and have delivered on that. I'll quickly give you a perspective of why capacity building is so important. You are aware, over the last 9 years, India has embarked on a very, very different and a new journey under our Prime Minister, Narendra Modi ji. We have some extremely ambitious goals of transforming India. He has set these goals in front of every Indian, transforming India into a Vikasit Bharat, a developed nation. We have come a long way already in the last 9 years from being the 10th largest economy to the 5th largest economy. And the way forward is to Vikasit Bharat is by really delivering on even more of what he has done in the last 9 years: good and responsive governance, economic expansion, security and opportunity for every Indian to prosper. This vision of our Prime Minister has tremendously transformed our ambition as a nation, our ambition as Indians, and the trajectory of our growth in a very significant manner. And in a lot of ways, it has also reinvented the role of government and reinvented the impact of governance. I have for several years been on the other side of government. I have dealt with government. And I always saw the government, when I was an entrepreneur, as an adversary. In the last 9 years, and certainly in the coming decade, the role of the government, especially in these three ministries,
is that of enablement, is about catalyzing the success of every young Indian to build a better future for himself and herself. So capabilities that are required in this very new role for the government, that of an enabler and a catalyzer, the capabilities and capacities are obviously very significantly different, significantly more, and that of a partner to those in a country who want to build a better future and build a better India. So I will not say very much more, excepting to say that the role and the function of capacity building that we in our three ministries undertake to create a better future for our young Indians, the Capacity Building Commission is undertaking to build a better government and better governance for those who are in turn going to build a better future for young Indians. I'll stop there. Thank you very much. Jai Hind. आपके उत्साहवर्धक संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करता हूं। मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव तथा यहाँ सभागार में उपस्थित सभी मित्रों को शुभेच्छा। सभी का मन स्क्रीन पे है, इसलिए हम लोग, मेरा मन भी स्क्रीन पे है। 2-3 विषय सिर्फ मैं कहूँगा, हम लोगों को ये ध्यान रहे कि हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की महत्व क्या है। हमारी जो कंस्टिट्यूएंट है ना, इनके जो हमारी क्लाइंट्स हैं, अगर मैं कमर्शियल शब्द में कहूँ, वो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं। उनकी नीड्स, डिजायर, एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन ये पल पल में परिवर्तन होता है। तो उनके लिए पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाना ये कोई सहज काम नहीं है। इसलिए राजीव जी ने कहा कि स्किल वालों का, एजुकेशन वालों का कैपेसिटी बिल्डिंग करना द मोस्ट चैलेंजिंग चीज है। इंटेंजिबल चीज़ों को, कॉन्साइंस को मैपिंग करना, उनकी कैपेसिटी क्या लगेगी उसको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज है। ये पहल बहुत प्रशंसनीय है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट, आज किसी ने सुबह कोई फोरम पे कहा, भारत में जितने कमीशन हुए हैं अभी तक 75 साल में, उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमीशन बैठनी चाहिए। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग की डॉक्यूमेंटेशन आज 3 आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के 3-4 आ गया है। ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसके लिए ये बहुत बढ़िया तिवारी जी की मिनिस्ट्री में ये बहुत बढ़िया हॉल बनी है। एक बार में तीनों मिनिस्ट्री की, होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच कहा गया ना, तीनों मिनिस्ट्री की कुछ सेक्शन ऑफिसर, कुछ डायरेक्टर्स एंड डीएस और कुछ सीनियर अधिकारी मित्र, मैं राजीव जी को कहूँगा वो भी रहेंगे साथ में। हम लोग ये 2 घंटे के मॉड्यूल पढ़ेंगे। हम अपना कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाएंगे। जो पढ़े भी हैं उनको भी आना पड़ेगा वॉलंटियरली। मैं फिर आपको शुभेच्छा देता हूँ। उसको प्रैक्टिस करने से ही फायदा होगा। थोड़ा और लंबा गपशप करते, ऐसे भी आपको ऑफिस निकलने की टाइम तो हो चुका है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। अभी हम सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम चलते हैं उस क्षण की ओर जिसका पूरा हिंदुस्तान बेसब्री से इंतज़ार में है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया हुआ था, आज उसका ऐतिहासिक लैंडिंग है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ Can कि we have आप the line, अपनी please? स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का अल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट अल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। द लैंडर इमेजर is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज़ में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए
अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस phase के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं।
Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है
लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the जी हाँ। lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है।
ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion,
I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।